सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशिका मिश्रा और हमारा जो क्लास 12 अकाउंट्स का लेक्चर नंबर है ये है लेक्चर नंबर 2। जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल, उसका ये पार्ट सेकेंड। तो अगर इससे पहले आपने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 1 नहीं देखा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल वाले का पार्ट 1 नहीं देखा, तो उसको देख लेना, वो जरूरत पड़ेगा आपको यहाँ पे। राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ कि पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कर लेना, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उसको भी फॉलो कर लेना। पूरा 100% कोर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला, सारा इलस्ट्रेशन तो यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। जो बैक साइड के टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है उसका भी मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्लास 11th में हमें हमने क्या पढ़ा। तो क्लास 11th वाला जो पार्ट है वहां पे हमने पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा था, जिसमें कि एक प्रोप्राइटर होता है। बाद में फिर क्लास 12 में हमने क्या देखा, देखेंगे कि क्लास 12 में वही प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी जो कि एक प्रोप्राइटर अकेला बिजनेस को चलाता था, अब हम बड़े हो गए और एक से ज्यादा लोग, यानी दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट करते हैं, और उन लोगों को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स को। तो जो हमने क्लास 11th में प्रोप्राइटरशिप किया हुआ है उसके अंदर क्या क्या अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बना था। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। वहीं जब हम पार्टनरशिप फॉर्म क्लास 12 में पढ़ेंगे तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी होगा, और बैलेंस शीट भी होगा। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आएगा वो अल्टीमेटली हमें अलग अलग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए जो अकाउंट बनेगा, हमें जो आगे हम सीखने वाले हैं वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। राइट। इसके बाद हम चले गए पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में, जहां हमने देखा पार्टनरशिप क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस को चलाते हैं। और बिजनेस ऐसा हो सकता है कि कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर्स जो है वो प्रिंसिपल है एज वेल एज एजेंट है एक दूसरे के। पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है, ये सब कुछ हो गया। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि दो पॉइंट ऑफ व्यू थे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म सेम है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पार्टनर्स है किसी एक पार्टनरशिप फर्म में, उसका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। और वो अनलिमिटेड होने के साथ साथ वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है, यानी कि फर्म का कोई डेट है जो कि फर्म नहीं पे कर पा रही है तो पार्टनर्स करेंगे पीएसआर। अब पार्टनर्स में भी कुछ पार्टनर्स अगर नहीं कर रहे हैं तो दूसरे पार्टनर उसका वाला भी शेयर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। ठीक है, ये चीज भी अच्छा खासा डिस्कशन किया है। पूरा 100% डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो मिलेगा आप जिंदगी भर याद रखोगे कि किसी टीचर ने आपको यूट्यूब पे फ्री में इतना पढ़ा दिया जितना कि लोग पैसे लेके नहीं देते। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। और ये जब आपको फील हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जिन भी वीडियो में रहेंगे आप मुझे बता देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितना टाइम लग रहा है लोगों को, कितने वीडियो देखने के बाद ये फील हो रहा है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप में इंटर करते हैं। तो मिनिमम कितने, एटलीस्ट मिनिमम लोग कितने चाहिए, दो चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने बात किया था आपसे कि जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर कौन कौन मेंबर बन सकता है, या तो कोई इंडिविजुअल हो या कंपनी। यानी किसी पार्टनरशिप फर्म में आपको मेंबर बनने के लिए, यानी पार्टनर बनने के लिए आपका सेपरेट लीगल एंटिटी होना जरूरी है। तो इंडिविजुअल का या कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसीलिए एक एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। ठीक है। अब अगर कोई दो लोग आएंगे तो एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन वो लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
सच पर्सन शुड बी कम्पिटेड टू कंट्रैक्ट। तो कौन से लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो ये बात हुआ हमारा कहाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। क्या बोला कि सभी लोग कर सकते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन हो गया, बाइंडर, यानी जो अभी 18 एज से नीचे है, यानी 18 एज क्रॉस नहीं किया। उसके बाद दूसरा अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब उसके बाद हमने देखा था कि माइनर का क्या प्रोविजनिंग होता है हमारे पार्टनरशिप के केस में। तो जो माइनर है वो कॉम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से, लेकिन उसको एडमिटेड एज अ पार्टनर किया जा सकता है, और वो भी केवल प्रॉफिट के लिए, यानी फर्म को प्रॉफिट होगा वही लेगा, लॉस होगा तो उसको वो बियर नहीं करेगा, ठीक है। और जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेगा तो विद इन 6 मंथ उसको ये बोलना है कि मैं अब पार्टनर हूं या ना हूं, क्योंकि जब मेजोरिटी हो जाएगा तो फिर वो लायबल हो जाएगा फर्म के लॉसेस वगैरह के लिए और लायबिलिटीज वगैरह। फिर हमने बात किया था कि जो पार्टनरशिप फर्म होता है उस पर जो प्रोविजन लगता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लगता है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अभी हमने देखा था कि जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो 2 है, और मैक्सिमम लिमिट ये प्रिस्क्राइब नहीं है। कहाँ प्रिस्क्राइब नहीं है? पार्टनरशिप एक्ट में। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 इंपावर करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या कि मैक्सिमम आप लिमिट कर सकते हो कितना, 100। और इसी चीज को यूज करके, इसी पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया कितना, मैक्सिमम 50। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 2 एंड मैक्सिमम कैन बी 50। उसके बाद हमने देखा कि 2 और 2 से ज्यादा लोग जो एक साथ आएंगे किसी पार्टनरशिप फर्म में, उसमें उनको उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, और ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो रिटेन एग्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और आज के हमारे टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, पार्टनरशिप डीड। बिजनेस, जो सब लोग पार्टनरशिप में आएंगे उनको अल्टीमेटली बिजनेस करना, और प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर शेयर करेंगे। और बिजनेस जो है वो कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि राइट ऑफ द पार्टनर क्या है। ये राइट कहाँ पे लिखा है? ये राइट लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ठीक है, जहां पे कि क्या क्या राइट है कि पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, टू बी कंसल्टेड, बिजनेस मैटर में कंसल्ट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट कभी भी इंस्पेक्ट करना और उसका कॉपी लेना, और शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एग्रीड रेशियो। और अगर वो एग्रीमेंट कुछ ऐसा नहीं है तो उस केस में इक्वली अ पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन। अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो दूसरे पार्टनर का एडमिशन रोक सकता है। आफ्टर गिविंग अ नोटिस, पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो भी राइट है ये कहाँ पे है? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड इसके कंट्रारी कुछ और बोलता है तो फिर प्रिवेल, यानी ज्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, यानी किसका बात माना जाएगा? पार्टनरशिप डीड का। ये ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होगा वो है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड हमने देखा अभी कि क्या होता है, कैसे, कहां से ये आया। तो क्या बात किया था हमने कि देखो, जब कभी भी पार्टनरशिप शुरू होगा पार्टनर्स के बीच में तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। तभी तो पता चलेगा कि जो प्रॉफिट होगा कौन कितना कैपिटल देगा, कौन डे टू डे ऑपरेशन देखेगा। अब जो डे टू डे ऑपरेशन देगा वो फ्री में थोड़ी देखेगा, वो भी तो सैलरी लेगा एक्स्ट्रा कुछ, क्योंकि वो अपना टाइम ही तो डिवोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो दी एग्रीमेंट बिटवीन या अमंग द पार्टनर्स कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। अच्छा, अब बताओ रिटन ज्यादा अच्छा है कि ओरल? अब ओरल है तो उसमें डिस्प्यूट को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब रिटन एग्रीमेंट होगा तो जहां भी दोनों में दो या दो से जितने भी ज्यादा पार्टनर्स हैं उनमें अगर कंफ्लिक्ट हुआ तो रिटन डॉक्यूमेंट दिखा दो, भाई यहाँ पे तो हमने ये साइन किया हुआ है तो इसके ये होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड क्या होगा? यही जो हमारा रिटन एग्रीमेंट है ना, इसी रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन या अमंग द पार्टनर्स। क्या डिफाइन करता है? जो हमारे पार्टनर्स है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उस चीज को डिफाइन करता है। और सिंस की ये लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए लोगों का साइन होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग साइन करेंगे तभी तो होगा कि हाँ हमने इसके अंदर जो भी बात लिखा होगा उसको हम मानते हैं। इट इज ऑलवेज प्रीफर्ड टू हैव, देखो ऑल्दो ऑप्शन तो है कि ओरल एग्रीमेंट कर लो या रिटेन एग्रीमेंट, तो अभी मैंने बोला कि ज्यादा अच्छा कौन सा एग्रीमेंट होगा? रिटेन एग्रीमेंट।
तो इट इज ऑलवेज प्रीफर टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट, और उसी रिटन डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो दैट डिस्प्यूट डू नॉट अराइज, पहला तो डिस्प्यूट अराइज ही नहीं होगा। अब देखो कोई चीज अगर लिखा हुआ है ना, तो जो दूसरे सबको पता है कि वो कभी भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे तो वो हार ही जाएंगे, क्योंकि जो लिखा है उसी को अपहेल्ड किया जाएगा। तो पहले तो डिस्प्यूट होगा ही नहीं, और इफ दे अराइज कैन बी रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। तो रिटेन एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन सही से हो। क्लॉजेज इन पार्टनरशिप डीड, अब देखो पार्टनरशिप डीड जो बनता है ना, उसमें अल्टीमेटली क्लॉजेज हो कि मतलब डिटेल होता है। पहला डिटेल क्या होगा, जैसे बहुत मतलब ये मैं एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, और ऐसा ये भी हो सकता है कि ये सब ना हो। पहला क्या कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर कौन है उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन यानी क्वालिफिकेशन या क्या वो क्वालिटी होल्ड करता है, फिर उसका एड्रेस क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म यानी फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या होगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये फर्म जहां ऑपरेट करेगी उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। फिर अगला हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कैपिटल डालेगा, जो कैपिटल डालेगा क्या उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्या ड्रॉइंग पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज भी होगा, क्या जो डे टू डे ऑपरेशन करेगा उसको रेम्यूनरेशन कमीशन सैलरी मिलेगा पार्टनर को। अगर पार्टनर का डेथ होता है उस केस में क्या होगा। अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने के लिए क्या प्रोविजन बनाया गया है। तो ये सब कुछ लिखा होता है हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। तो इसमें 4-5 याद कर लेना, कई बार एग्जाम्स में आ सकता है कि मतलब कि व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो 4-5 याद कर लेना। वैसे जैसे जैसे चैप्टर की कुछ भी नहीं है, आगे के टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसमें कई सारे टॉपिक है, तो आपको याद ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का ग्रुप और इंस्टाग्राम का, तो उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। अब बात हुआ कि पार्टनरशिप डीड है तो ये होगा, तो बात ये भी तो उठेगा कि व्हाट इफ देयर इज नॉट पार्टनर, नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स। इस केस में हमने बात किया है कि कौन प्रिवेल करेगा, फिर वहां पे आ जाएगा दौड़ता दौड़ता कौन, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसका बात माना जाएगा, नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 माना जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बात करता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस यानी लोन बाय अ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर ने, ध्यान से सुनना आप, किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन। तो अब लोन देगा तो फ्री में थोड़ी देगा, तो लोन पे फर्म इंटरेस्ट दे कि ना दे। देखो लोन किसने लिया, फर्म ने लिया, तो इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म पे करेगा पार्टनर को, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो देख अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें जो भी लिखा है कि 10% दो, 12% दो, 15% में 15% दो, मत दो, जो भी लिखा है वो। इन केस नहीं है तो कौन प्रिवेल करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, देखो दोनों चीज हो सकता है, या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ प्रोविजन नहीं है। पार्टनरशिप डीड तो है, बाकी सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम 6% पर एनम इंटरेस्ट दे देंगे। ये कहां लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। उसके अलावा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो इक्वली बांट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट टू बी चार्ज, ठीक है। तो ये सब नहीं करेंगे। कहाँ लिखा है ये सब कुछ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें कुछ अलग लिखा है तो वो कर लो, नहीं लिखा तो ये करो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर नॉट टू बी पेड। देखो होता क्या है ना कि जो पार्टनर डे टू डे ऑपरेशन में काम करता है ना, तो वो बोलेगा भाई मैं फ्री में थोड़ी करूंगा, मुझे कुछ रिम्यूनरेशन एक्स्ट्रा दोगे ना, क्योंकि मैं अब आप नहीं आ रहे हो तो घर पे आप कुछ तो अपना काम करते होगे ना, कुछ और काम करते होगे जहां से अर्निंग करते हो। अब मैं यहाँ पे हूं तो मैं कहीं और नहीं रहूंगा, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए।
तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो नॉट टू बी पेड एनी रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है, सैलरी भी बोल सकता है और कमीशन भी बोल सकता है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो अगर किसी, देखो होता क्या ना, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों को फिर हुआ कि सी को भी एंट्री किया जाए, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ऐसे ऐसे कोई प्रोविजन भी लिख दिया कि दोनों का सहमति हो या एक का भी हो तो चलेगा, या मेजोरिटी हो, कुछ भी लिखा हो पार्टनरशिप डीड में, वो प्रिवेल करेगा। लेकिन इन केस पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या है और इस चीज पे कोई बात नहीं किया, तो जो भी पार्टनर है, यानी जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनका सहमति होना जरूरी है अगर किसी नए पार्टनर को एंट्री करना है तो। ठीक है, यानी फॉर द एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री, यानी सारे पार्टनर एग्री होंगे तब जाके नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको थोड़ा सा कई बार ना एमसीक्यू यहां से बनाते हैं। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम आपका है, एग्जाम का पैटर्न मैंने सिलेबस वाले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, क्लास 12 अकाउंट्स डिटेल करके, डिटेल मैंने लिखा, यानी कि बाद में मैं एक फास्ट ट्रैक या बुलेट या रिविजनरी सेशन भी लाऊंगा। ठीक है, वहां पे भी हम बात करेंगे कुछ। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला कि इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, यानी सभी पार्टनर एग्री है, माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। हमने पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 1 में ये बात किया था कि माइनर as per the Indian Contract Act 1872 is not competent for a contract, but he can be admitted as a partner in a partnership firm, but only for the benefits, यानी प्रॉफिट के लिए। लॉस होगा तो उसमें उसको उसको नहीं बांटना पड़ेगा, उसको लॉस नहीं होगा, यानी लॉस को बियर नहीं करना पड़ेगा माइनर। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी माइनर को एडमिट करना है पार्टनरशिप फॉर्म में तो सभी पार्टनर्स का सहमति जरूरी। सेकेंड बात क्या कर रहा है कि a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner। अभी हमने बात किया जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सभी का कंसेंट होना जरूरी है, और नहीं तो कोई बात नहीं, जो एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स है। और एग्रीमेंट क्या हो सकता है कि मेजोरिटी हो, एग्रीमेंट कहने का मतलब पार्टनरशिप डीड जो बोलो, मेजोरिटी हो। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर बोल दिया फिर भी हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है प्रोविजन। या वहां भी ये लिखा जा सकता है कि ऑल दी पार्टनर्स, यानी ऑल पार्टनर एग्री करें तभी जाके नया पार्टनर एडमिट हो पाए, तो कुछ भी लिख सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो होगा, और नहीं लिखा तो फिर एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि क्या बोलता है कि ऑल पार्टनरशिप एग्री फॉर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। थर्ड की a partner may retire from the firm either with the consent of all the other partner or in accordance with the agreement among the partners। यानी सारे पार्टनर चाहें जो तो दूसरे पार्टनर को रिटायर होना पड़ेगा, या उनका अगर सहमति हो तो रिटायर हो जाए जो दूसरा पार्टनर, और या तो जो एग्रीमेंट में लिखा है कि नोटिस दे दो 30 दिन उसके बाद रिटायर हो जाए, ये सब, ताकि कि आपका जो प्लेस है वो रिप्लेस किया जा सके। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। देखो मैंने अभी बात किया था पहले वीडियो में कि देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा। तो इसमें क्या बोला कि रजिस्ट्रेशन कोई बात नहीं, ऑप्शनल दे रहा हूं, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब आप बताओ कि रजिस्ट्रेशन कराने से लीगल वैलिडिटी हो जाएगा ना, फिर केस वेस करने में भी आसानी होगा कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो उसका रिजोल्यूशन भी कराया जा सकता है इजीली। तो प्रिफरेबल क्या है, प्रिफरेबल इज टू हैव रजिस्टर्ड, हैव द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड, लेकिन ये ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, राइट।
So unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner. देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ और लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो किसी भी एक पार्टनर्स के मरने के वजह से पार्टनरशिप फॉर्म ही खत्म हो जाएगी। द फॉर्म गेट्स डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब खत्म होना, यानी सबको सबका शेयर मिलके बात खत्म। लेकिन इन जनरल डेथ के केस में ऐसा नहीं होता कि मान लो 3 पार्टनर एक डेथ हो गया तो थोड़ी पार्टनरशिप डीड में वो कुछ लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा समझो। The partner may change the partnership deed to include or change any of the clauses of the partnership deed as and when agreed by them. देख, इन जनरल जो पार्टनरशिप डीड होगा ना वो तो शुरू में ही बनेगा, लेकिन टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन दी सिचुएशंस और जो जो पार्टनर्स हैं वो जो डिसाइड करते हैं, वो जो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन है, जो क्लॉजेज है, उनको चेंज किया जा सकता है और दूसरे कुछ प्रोविजंस ऐड ऑन या डिलीट भी किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। हमने बात किया था राइट ऑफ पार्टनर क्या होगा, तो जहां भी राइट आएगा ना वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, यानी लायबिलिटी भी आएगा। जहां भी आपको अथॉरिटी मिलेगा यानी आपको पावर मिलेगा तो वहां पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा। तो राइट का हमने बात कर लिया, अब लायबिलिटी का बात करते हैं। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, यानी सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है उसको तवज्जो देना। उसके बाद बात करते हैं कि लायबिलिटी क्या है। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम ईच। मान के चलो एबीसी 3 पार्टनर्स है, इन तीनों ने एबीसी एंड एसोसिएट्स नाम से एक फर्म किया। मान लो 3 पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, ये तीनों कौन है, पार्टनर्स। और ये क्या है, ये है हमारा पार्टनरशिप फर्म, ये तीनों मिलके चलाते हैं। अब मान के चलो कि एबीसी एंड एसोसिएट जो है इनका बिजनेस क्या है, मान लो बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सेल परचेज मान लो ये मिलकर कर रहे हैं, और यही काम एक इन पर्सनल कैपेसिटी, यानी वो अपने बिहाफ पे, यानी वो प्रोपराइटरशिप बोल सकते हैं, वो अपना एक प्रोपराइटरशिप बिजनेस शुरू करता है। क्या ए ने क्या शुरू किया, प्रोपराइटरशिप बिजनेस शुरू किया, और यहां ये भी क्या करने लगा, ये भी सेम बिजनेस में आ गया। किस बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से ही रिलेटेड काम करने लगा। अब होगा क्या कि जो उसको यहां से लीड मिल रहा है, यानी एबीसी एसोसिएट्स को चलाने का, और जो यहां पे है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो गया ना। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो ये पार्टनर ए जो यहां पे जो कुछ भी कमाएगा उसमें सबका शेयर होगा, तीनों का। समझ गए, रीजन भी, एक बात बताओ, अगर एबीसी एसोसिएट्स भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, मान के चलो 100% सब कुछ सेम है, ये मत बोलना कि वो किसी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रहा है, ये किसी और, मान के चलो हर चीज सेम है, वहां पे बात हो, तो बताओ ये ए जो है वो ज्यादा ध्यान कहाँ देने लगेगा, ये तो अपने वाले में देगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा उसका पर्सनल, और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो तो सब में बटेगा। तो इसीलिए नियम क्या बनाया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कि इफ अ पार्टनर, क्या बोला कि इफ अ पार्टनर कैरीज द बिजनेस इन कंपटीशन, और किस चीज, वो तो कंपटीशन होने ही लगेगा ना, फिर मार्केट में हमारा सेल होगा, ए वाले का प्रोप्राइटरशिप फर्म वाला या पार्टनरशिप फर्म वाला, with the firm without the consent of other partners and earns profit from it, the profit earned, और उस कंपटीशन की वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होगा तो नहीं, लॉस होगा वो दूसरों में नहीं बटेगा। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म ए चला रहा है उसमें लॉस होगा तो वो उसका है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो सब में बटेगा, ठीक है।
The profit earned from such business shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, shall be borne by him alone. यानी अगर दोनों का बिजनेस सेम है तो ये मान सकते हैं ना कि दोनों, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, वो कंपटीशन में आ गया। अब कंपटीशन में आ गया तो जो हमारा ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलने लगा, इसका जो प्रॉफिट होगा वो अल्टीमेटली सब में बट जाएगा। और सब में क्यों बट, कैसे बटेगा, फर्म में ऐड हो जाएगा, और सब फर्म में होगा तो अल्टीमेटली ए बी और सी सबको ये चीज मिल जाएगा, राइट। चलिए, और दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है, इफ अ पार्टनर अर्न्स फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म एंड फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शंस, द प्रॉफिट्स अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म। देखो, फर्म का अपना थोड़ी एग्जिस्टेंस है, अल्टीमेटली जो पार्टनर्स है वही मार्केट में निकल के और फर्म का काम करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनरशिप फर्म उसके नाम को यूज करके, उसके प्रॉपर्टी को यूज करके, उसके बिजनेस कनेक्शन को यूज करके किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने अपना कमाई कर लिया, क्या कर लिया, अर्न्स फॉर्म फॉर हिमसेल्फ। तो उस केस में कुछ नहीं करना है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ना वो अल्टीमेटली फर्म को दे दो और वो प्रॉफिट अल्टीमेटली सबको मिल जाए, ठीक है। तो ये जो भी हमने बात किया ना, ये जब ही होगा जब पार्टनरशिप डीड में कुछ और नहीं बोल। तो पार्टनरशिप डीड विल प्रिवेल इफ इट सेज एनीथिंग, ठीक है। तो इस पे हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है। हमने ऑलरेडी ये बात बोल के रखा है कि यहाँ पे जो ये वीडियो आ रहा है पीएस देवाल का हर एक इलिस्ट्रेशन मैं कराना है, राइट। चलिए, तो बात करते हैं इलिस्ट्रेशन 1 किस चीज से बात कर रहा है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो प्रोविजन मेनली कहने का मतलब यहां से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, 6%, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नहीं होगा, एडमिशन जब ही होगा जब बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री होंगे। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम, मतलब इलिस्ट्रेशन 1 है वो देख, बोल रहा है अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल। अमर ने बिजनेस, अच्छा एक्चुअली वो यहां से बोल कि अमर, करण एंड चारू 3 पार्टनर्स है, ठीक है, और उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, डीड नहीं है। अब एग्रीमेंट डीड नहीं है तो फिर कौन आ जाएगा बीच में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिवेल करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटेन एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में। तो अब ये क्या बोलता है कि अमर ने बोला कि अमर ने ज्यादा पैसा लगाया है। अब ज्यादा पैसा लगाया तो वो बोलेगा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर एंड आस्क्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि मुझे कैपिटल पे, मेरा कैपिटल ज्यादा है बाकियों से, तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। किस रेट से, 10% से। बल्कि अब इसको मिलेगा तो बाकियों को भी मिलेगा, लेकिन इसको फायदा हो जाएगा क्योंकि इसका कैपिटल ज्यादा है। बट करण और चारू ने क्या कहा, डू नॉट एग्री विद हिम। तो बताओ सही कौन है। अब सबके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, वही होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लियरली बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो जो करण और चारू बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा वो सही है, और जो अमर बोल रहा है कि मुझे मिलना चाहिए वो गलत है, ठीक है। करंट डिवोर्स मोर टाइम इन हैंडलिंग, अब ज्यादा टाइम लगा रहा है बिजनेस में तो वो अब क्या बोलेगा कि मुझे रेम्यूनरेशन दो। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेम्यूनरेशन के लिए भी मना करता है, चाहे आप कितना भी टाइम लगाओ। करंट डिवोर्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट अमर और चारू डू नॉट एग्री विद इट। तो यहाँ भी कौन करेक्ट होगा, अमर और चारू करेक्ट होंगे, क्योंकि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड no remuneration should be allowed to the partners. अगला है हमारा चारू डिमांड्स चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से मिलना चाहिए, 6% पर एनम। यानी अगर पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को, क्या रेट से, जो भी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है वो। और अगर पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता तो उस केस में पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलता या नहीं है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाएगा, और उसके हिसाब से कितना है, 6%।
लेकिन यहाँ पे चारू क्या बोल रही है, 12%। तो चारू इज इनकरेक्ट। इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलाउज ओनली 6% एंड नॉट 12%। ठीक है, ऐसे लिखते हो। अगला बोल रहा है कि अमर विड्रू, अमर ने क्या किया, विड्रॉ किया, पैसा निकाला, ड्रॉइंग निकाला, कितना, ये 10,000 है, ये एक जीरो यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी ड्रॉइंग हुआ उसका कितना, ड्रॉइंग हुआ 10,000। अब बाकी पार्टनर्स क्या बोलेंगे, भाई तुमने 10,000 ड्रॉइंग किया तो फिर फर्म को क्या दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के भी केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, याद कर लेना आप, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली है, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओनली व्हेन ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसको नहीं देना। तो अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, और करण और चारू क्या बोलेगा, भाई इस पे इंटरेस्ट दो। करण है चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज एट 10%, लेकिन अमर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन सही होगा, अमर सही होगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 will prevail, and that says that interest on drawing will be nil। ठीक है, तो अमर यहाँ पे सही होगा और चारू और करण गलत है। Profit for the year before above claims was 48,000. Amar demands profit to be distributed in the capital ratio. अमर ने क्या बोला कि प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटे, लेकिन आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा, और वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप प्रॉफिट लॉस सभी पार्टनर्स को इक्वली बांटो। तो यहाँ पे अमर का कैपिटल ज्यादा था, तो अमर बोलेगा ना कि मुझे ज्यादा दो क्योंकि मेरा कैपिटल ज्यादा है, तो इस केस में उसको वो गलत हो जाएगा और सभी को इक्वली बच जाएगा, यानी 3 पार्टनर थे तो तीनों को 16,000, 16,000 और 16,000 बन जाएगा। करण वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। अब एक पार्टनर, 3 पार्टनर थे, कौन कौन से, अमर, करण और चारू। तो करण क्या बोलता है कि मेरा बेटा को पार्टनर बनाओ, लेकिन चारू ने ऑब्जेक्ट किया, यानी कि जो तीसरा है कौन, अमर, एग्री हो गया, अमर एग्री हो गया होगा ना, तभी तो हमने लिया। तो अमर और करण एग्री हो गए, चारू नहीं एग्री, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, तो उस केस में कौन आएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो क्या बोलता है कि किसी एक पार्टनर को एडमिट होने के लिए, यानी द सन ऑफ करण दैट इज इंदर को इंडक्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर सभी का सहमति होना जरूरी है। तो अगर चारू का ऑब्जेक्शन हो गया तो ऑब्जेक्शन हो गया, ऑब्जेक्शन इसका वैलिड है, और उसके ऑब्जेक्शन के वजह से फिर वो पार्टनर नहीं बन पाएगा इंदर। इलिस्ट्रेशन हम लोग ऐसे ही डील करने वाले हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना चैनल, और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, बहुत फायदा होगा आपको, और कोचिंग वगैरह मत लगवाना, ठीक है, और नहीं तो एक बार लगवा लो कोचिंग और फिर कंपेयर कर लेना कि कौन क्या पढ़ा रहा है और बिना पैसा में, और कौन पैसा लेके क्या पढ़ा रहा है, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कि उन दोनों के बीच में मतलब जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में ओरल एग्रीमेंट होगा। हरी एंड गैरी, Harry and Gary are partners in a firm. They do not have a partnership deed but had agreed on the following. Although partnership deed नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है कहने का मतलब रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, और बोल रहा है कि नो पार्टनरशिप डीड बट, क्या बोल रहा है, बट एग्री किया है ना, यानी कि ओरल एग्रीमेंट है, ओरली एग्रीड, यानी कि द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड but they have oral agreement. Salary to be paid to Hari 10,000 per month, तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ओरली एग्री तो हुआ है ना। तो एक सेकंड तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट है ओरली है, तो ओरल एग्रीमेंट का भी वैलिडिटी होगा, यानी जो बात हो गया वो हो गया, ऑल्दो रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, बात वही होगा जो ओरली उनके बीच में एग्री हुआ। अब ये आप बोलोगे तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, तो ये हमारे एम्बिट के बाहर है, कुछ ऐसा होगा ना कि ओरली कॉल रिकॉर्ड होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, जो भी होगा, ठीक है, वो हमारा काम नहीं है। पहला क्या एग्रीमेंट होता है कि सैलरी टू बी पेड टू हरी एट द रेट 10,000 पर मंथ, ठीक है, सैलरी मिलेगा किसको, हरी को, कितना, 10,000 पर। तो ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, हरी और
हैरी और गैरी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हैरी को सैलरी मिलेगा कितना, 10,000 पर महीना। गैरी को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, 10% पर एनम। और पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ ऑफ द पार्टनर एग्री, यानी दोनों के एग्रीमेंट के बाद ही नया पार्टनर एग्री होगा। तो ऑल दिस आर ओरली, और वैलिडिटी होगा इनका, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। अगर ओरली है तो ओरली बात हुआ है तो वो एग्रीमेंट जो भी उन दोनों के बीच में होगा वो वैलिड हो। अब बात करते हैं हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट, इसके बावजूद भी डिस्प्यूट हो गया दोनों हैरी और गैरी के बीच में, तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाएगा। पहला क्या हो रहा है, गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हरी। गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू सैलरी ऑफ हरी। तो बोल रहा है, देखो हुआ क्या था डिसाइड कि उसको हैरी को सैलरी मिलेगा और गैरी को कमीशन मिलेगा, लेकिन आगे बोल रहा है कि गैरी बोल रहा है कि मुझे भी सैलरी दो जो कि हैरी के सैलरी के बराबर होगा। तो ऐसा कहना इसका गलत है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से गैरी को क्या मिलना चाहिए, कमीशन एट द रेट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और सैलरी मिलना चाहिए किसको, हैरी को। तो गैरी अगर सैलरी मांग रहा है तो ये गलत। तो द इंटेंशन ऑफ गैरी टू गेट सैलरी इज नॉट राइट, ठीक है। व्हाट विल प्रिवेल एज पर ओरल agreement is salary to Harry at the rate 10,000 per month, and Gary will get a commission of 10% of the net profit, ठीक है। अगला बोल रहा है सेकेंड कि हैरी डिमांड्स that his son Seri be admitted as a partner for 25% share to be given out of his share of profit, ठीक है। हैरी बोलता है कि मेरा एक बेटा है और सेरी, इसको पार्टनरशिप में इंक्लूड करो और इसको जो शेयर दोगे ना वो मेरा वाला ही पार्ट देना, मेरे में से ही निकाल के 25% इसको दे देना। लेकिन स्टार्टिंग में बात क्या हुई, लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है कि पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ ऑफ द पार्टनर। किसी भी पार्टनर को एडमिट कराने के लिए जो दोनों है यानी गैरी और हैरी दोनों का सहमति जरूरी है। तो इस केस में गैरी डज नॉट एग्री, गैरी वो नहीं एग्री होता है तो सेरी का एडमिशन नहीं हो सकता। ऑल्दो की 25% हैरी अपने बेटे को यानी कि सेरी को अपने ही पार्ट से देने वाला है, फिर भी एडमिशन नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे चल के हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट वाला, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे चैप्टर 1 में वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे बंद करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको, अपना सुझाव, अपना जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिकमेंडेशन है जो मुझे करना चाहिए आपके लिए, वो आप बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।